स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 706। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं एम इंग्लिश पार्ट 2 का जो पेपर नंबर 4 है। जो हम एम इंग्लिश पार्ट 2 की सीरीज़ कर रहे थे उसमें पेपर नंबर 4 हमारे पास लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। उसमें हमारे पास जो आज स्टूडेंट्स बुक है वो है ट्रेडिशनल and individual talent by T.S Eliot, one of the most renowned work of T.S Eliot. So students, वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसके एक कोट से जो ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से ही है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम जो बायोग्राफी देखेंगे थोड़ी सी एलियट की और फिर हम साथ ही अपना ऐसे स्टार्ट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, द बिजनेस ऑफ द पोइट इज़ नॉट टू फाइंड न्यू इमोशंस, उनका यही काम नहीं है कि न्यू इमोशंस को जो है वो फाइंड करें, बट टू यूज़ द ऑर्डिनरी वंस एंड इन वर्किंग दैम अप इनटू पोइट्री टू एक्सप्रेस फीलिंग्स विच आर नॉट इन एक्चुअल इमोशंस एट ऑल। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स इसकी जो बायोग्राफी है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, थॉमस स्टर्न्स एलियट, टी.एस एलियट का जो पूरा नेम है, and he was born in 1888 and died in 1965, was a playwright, literary critic, and arguably the most important English language poet of the 20th century. Although he was born in America, he moved to the United Kingdom and was naturalized as a British subject at the age of 39. And students, he won Nobel Prize for literature in 1948 and he married in 1957 and in 1965 he died of emphysema in London at the age of 77. 1983 won 2 posthumous Tony Awards for Cats. And students, his famous work that I would like to tell you about, and he wrote so many plays. He was a poet, he was a critic. And students, the most interesting thing in T.S Eliot is that just like S.T. Coleridge and Sir Philip Sidney, he was not even a poet but also a critic. तो एक पोइट के साथ साथ ये क्रिटिक भी है। इसका फेमस वर्क हम देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पीरियड में इसने जो लिखा जी, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917, पॉम्स लिखी गैरोनेशन के नाम से 1920 में, जेरोनशन, द वेस्टलैंड, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम ऑफ टी.एस एलियट, जिसकी वजह से ये अपनी शोहरत की बुलंदियों में पहुंच गया, 1920 में लिखी। एंड 1925 में द हॉलो मैन लिखी। सेकेंड पीरियड जो इसका प्यूरिफिकेशन है, जॉय एंड होप, द जर्नी ऑफ द मैगी इन 1927, ऐश वेडनेसडे in 1929, फोर क्वार्टल्स 1935 to 42। प्लेस, इसका जो मोस्ट फेमस प्लेस है स्टूडेंट वो है मर्डर इन द कैथेड्रल विच वॉज रिटन इन 1935 एंड फैमिली रीयूनियन इन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1949, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1954, द एल्डर स्टेट्समैन 1959, essays, the Sacred Wood 1920, selected essays 1951, the three voices of poetry 1953, on poetry and the poets 1957। जो हमारा स्टूडेंट्स आज का ऐसे है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वो सबसे पहले एक मैगज़ीन है द इगोइस्टिक 1919 में उसमें पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद 1920 में ये बाकायदा तौर पे जो है एक ऐसे उसमें पब्लिश हुआ। और स्टूडेंट फिर इसकी ये जो बुक है द सेक्रेड वुड 1920, इसमें ये ऐसे जो है वो पब्लिश हुआ। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट। जी स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट स्टूडेंट्स इसका एक अनऑफिशियल मैनिफेस्टो, एक वर्क है and it is forms the basis of all subsequent criticism. And now I would like to tell you what is tradition and individual talent. First of all, I would like to tell you about the introduction of tradition. In his essay, A Tradition Individual Talent, Eliot
has expressed his views expressed his views on the relationship between tradition of the writers of the past and individual talent of the poet. कि वो कहता है कि ट्रेडिशनली कोई चीज़ नहीं इस तरह आती, जब आप अगर ट्रेडिशनली हमने उसको फॉलो करना है तो इंडिविजुअल जो पोइट है उसने अगर इंडिविजुअल खुद को फॉलो करना है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम अपना जो पास का वर्क है, जिस तरह उसने होमर की एग्जांपल दी इलियट की, इस तरह उसने जो है शेक्सपियर, उसने एक शेक्सपियर के बारे में बताया कि एक राइटर था प्लूटर्च, उसको वो सारा फॉलो करता था और किस तरह आहिस्ता उसने अपना इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो दुनिया को शो करवाया। दीज व्यूज़ कैन बी प्रोड्यूस एज फॉलोज। वो क्या कहता है ट्रेडिशन बाय मीन्स इट मीन्स द पोइट ऑफ द पास्ट एज अ होल। जो पोइट्स हैं वो एज अ होल क्या हैं, पास्ट हैं स्टूडेंट्स। एंड इलियट हैज़ यूज द टर्म इन वाइडर सेंस, इट मीन्स मोर देन अ लिटरेरी ट्रेडिशन। इन एडिशन इट रेफर्स टू सोशल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पोइट एज वेल। And students, T.S. Eliot has divided his essay Tradition and Individual Talent into 3 different categories. The first one he talks about the concept of tradition, and the second one is a theory of impersonal poets, and the third one is conclusion to sum up. So in the first sense, Eliot conception of tradition, here he talks about that tradition is not the slavish imitation of the past. Tradition cannot be inherited, it can only be obtained by hard labor. And after that, tradition can only be obtained by those who have the historical sense. And by means his historical sense, T.S. Eliot talks about historical sense involves the perception not only to the pastness of the past but also of its presence. One who has the historical sense feels that the whole of the literature of Europe from Homer to his own day, including the literature of his own country, forms one continuous literary tradition. वो कह रहा है कि होमर से लेके आज तक जितना वर्क हुआ है वो एक ट्रेडिशन के तहत चल रहा है। अगर इंडिविजुअल टैलेंट बनाना है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसके लिए एक हमें प्रॉपर स्ट्रगल चाहिए, हार्ड लेबर चाहिए, एक वक्त लगता है, उसके बाद जाके हम इस काबिल होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स वो ये भी बात करता है इसी के अंदर जो इलियट का जो कंसेप्शन ऑफ इलियट है कि इलियट कहता है कंसेप्शन ट्रेडिशन में इट इज़ अ डायनामिक वन एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, growing and becoming different from what it is. The relationship between the past and present is reciprocal. Just as the past directs and guides the present alters the modifies the past. अब वो क्या कहता है कि जो प्रेजेंट है आल्टर्स एंड मॉडिफाइज द पास्ट। अगर प्रेजेंट बेहतर हो जाएगा तो जो हमारा पास्ट है वो खुद ही मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वो एग्जांपल देता है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट जो शेक्सपियर का एक प्ले है कि वो कहता है कि हैमलेट का जो वर्क है, जो शेक्सपियर का वर्क है हैमलेट, वो साइकोलॉजिकली कुछ और है, वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पे पूरा नहीं उतरता। कि किस तरह वो कहता है कि जो उसकी मदर वो पेन फील नहीं कर सकती थी या उसको जो करनी चाहिए थी, जो हैमलेट और उसकी दरमियान जो वो बात करना चाह रहा है बेसिकली, तो वो कहता है कि इसलिए वो हैमलेट और इस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो बात करता है कि वो एक जो प्योर होती है या परफेक्ट आर्टिस्टिक वर्क है वो नहीं है। फिर ये बात करता है स्टूडेंट्स ये फिर बात करता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो कहता है कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस पावर फ्लो ऑफ इमोशंस। वो कहता है कि हाउ इट वुड बी एन इमोशंस, सो इट इज़ नॉट अबाउट इमोशंस, इट इज़ ऑल अबाउट अस। कि वो कहता है कि बेसिकली उसके कहने का मकसद है कि हमें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उसको हमें एक हार्ड लेबर चाहिए, तो वो जो रोमांटिसिज्म है या रोमांटिक पोइट्री है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने और डिफरेंट और पोइट्स ने लिखी, तो वो उसके टोटली अगेंस्ट है, उसको अपोज करता है। और वो स्टूडेंट्स इसके साथ ये भी कहता है कि जो राइटर है ही मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट, उसे माजी से जो है वो कुछ सीख लेना चाहिए, एंड कन्फर्म्स टू लिटरेरी ट्रेडिशन, और उसको एक लिटरेरी ट्रेडिशन में आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स वो बात करता है थ्योरी ऑफ जो पर्सनल है, इम्पर्सनल ऑफ पोइट्री, उसकी बात करता है। वो कहता है कि द पोइट must be as impersonal as a scientist,
एंड द इमोशंस एंड पैशन ऑफ अ पोइट मस्ट बी डीपर्सनलाइज्ड। जो इमोशंस एंड पैशंस ऑफ अ पोइट है उसको क्या होना चाहिए, डीपर्सनलाइज होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। एलियट सेज द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कम्प्लीटली सेपरेट इन हिम will be the man who suffers and mind which creates. The personality of the poet is a merry receptacle. Eliot says, honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. वो कहता है but upon the poetry. So here he would also gives us an example of mind in Europe. So students, दूसरी तरफ अगर बात करें तो some critics said that he was totally inclined toward Europe. So यूरोप की तरफ ये खुद बहुत इंक्लाइन था, that is why he gives favor them, and he was totally against when he read Sanskrit, T.S Eliot. So I would mean that he read महाभारत इन संस्कृत, तो इसको जो है वो दूसरा वर्क जो है वो उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए वो उनको एडमायर करता है। फिर स्टूडेंट्स वो बात करता है कि पोइट्री बेसिकली पोइट्री इज़ ऑर्गेनाइजेशन रादर दैन इंस्पिरेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये इंस्पिरेशन नहीं होती। द ग्रेटनेस ऑफ अ पोम डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन किस तरह की है। द इमोशन ऑफ पोइट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशन ऑफ द पोइट। द इमोशन ऑफ पोइट्री मस्ट बी कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। वो क्या कहता है कि कम्प्लेक्स होनी चाहिए, रिफाइंड होनी चाहिए, आम लोगों को नहीं समझ आनी चाहिए। इवन द इमोशंस विच द पोइट हैज़ नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस कैन सर्व द पर्पज़ ऑफ पोइट्री। वो कहता है कि पर्सनल उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन वो उसमें लिख देते हैं। लोग जो हैं वो उसमें जो दे साई एंड दे फेल्ट सैडनेस वो फील करते हैं। तो डेट इज़ ऑल अबाउट इम्पर्सनल पोइट्री। हम स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो एंड पे ये बात करता है, वो कहता है कि पोइट्री जो कंक्लूजन है वो कहता है कि पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। बेसिकली इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम रियलिटीज, इट इज़ एस्केप फ्रॉम इमोशंस एज वेल। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ये क्या है, कहता है कि नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। अपनी शख्सियत से वो एस्केप चाहता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स फिर ये बात करता है स्टूडेंट्स जो है एनालॉजी ऑफ कैटलिस्ट की बात करता है, डीपर्सनलाइजेशन की बात करता है। एनालॉजी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स के इसने जो है ना केमिस्ट्री के साथ उसके एक जो प्रोसेस है, एक फार्मूला है, उसके तहत हमें बताया। वो कहता है कि देन एक्सप्लेन्स द पोइटिक प्रोसेस विद एनालॉजी ऑफ अ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम द पोइट मस्ट बी इम्पर्सन लाइक। अब इसने एक जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा जिसमें मैं डीपर्सनलाइजेशन मैं बताता हूँ, उसके साथ ही मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो कहता है डीपर्सनलाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूस सरेंडर ऑफ हिमसेल्फ एज ही इज एट द मोमेंट टू समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल। जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ अ कंटिन्यूस सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूस एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। एलियट एक्सप्लेन्स दिस बाई कंपेयरिंग इट टू अ केमिकल प्रोसेस। इसका जो केमिकल प्रोसेस है स्टूडेंट SO3+H2O वो कैटलिस्ट उसने बनाया है, H2SO यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स वो बात करता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की, कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो इनका है बेसिकली वो आपस में नहीं मिलता, जिस तरह मैंने हैमलेट की जो एग्जांपल दी थी। वो कहता है कि द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ बाई फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इन अदर वर्ड्स कोरिलेटिव किसे बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। वो कहता है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक सिचुएशन को बोलते हैं, एक इवेंट्स को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। कोरिलेटिव अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। उस खास जो इमोशन है उसका फार्मूला सच दैट व्हेन द एक्सटर्नल फैक्ट्स विच मस्ट टर्मिनेट इन सेंसरी एक्सपीरियंस आर गिवन द इमोशन इज इमीडिएटली इवॉक्ड। वो कहता है कि इमीडिएटली जो है वो इवॉक करता है। सो स्टूडेंट्स फिर इसके बाद वो न्यू क्रिटिसिज्म की बात करता है, वो न्यू क्रिटिसिज्म को जन्म देता है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स आए और उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। तो इससे जो है ना वो एक तरह से इस सेंस की जो है इब्तिदा हुई। और आज हम स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर का जो एंड है वो फिर एक इसके ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट के एक कोट से जो एंड करेंगे। वो कहता है कि पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन।
It is not the expression of personality but an escape from personality, the most important thing it is. But of course only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things, कि किस तरह इससे escapes जो है वो हम चाहते हैं. So students, it is all about today lecture. If you have any question at the end of this lecture, you people must ask me in a comment box and I will give you an answer there. So thank you very much students.